My name is Shobit and we are authorized team of Seven Dreams India Official. It's my privilege to welcome you all on this channel, जहां हम शेयर करते हैं अपने स्टडी पॉइंट्स आपके साथ। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। क्यों टाटा स्टील को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है? पहले तो समझते हैं स्टील सेक्टर जो है, मेटल सेक्टर जो है आपका, उसी होल सेक्टर को ही एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। बिकॉज आपकी जो कार्स होती है, शिप्स होते हैं जो बनते हैं, या जो आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, या आपके घर में जो बर्तन आते हैं, वो सारे क्या किस चीज से बनते हैं? वो बनते हैं स्टील या तो आयरन से। और टाटा स्टील को क्यों बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है? क्योंकि सर जमशेदजी टाटा ने पूरे एशिया की सबसे पहली स्टील कंपनी चालू की थी। जी हाँ दोस्तों, पूरी एशिया की सबसे पहली स्टील कंपनी जो शुरुआत हुई थी 1907 में, और उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। तो आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या हम टाटा स्टील के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाटा स्टील के बैकग्राउंड के बारे में, फिर हम जानेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ टाटा स्टील, फिर हम जानेंगे मार्केट पोजीशन ऑफ टाटा स्टील, आज की तारीख में हम टाटा स्टील किधर स्टैंड करती है मार्केट में। फिर उसके बाद हम जानेंगे टाटा स्टील ने क्या कोई नई कंपनी को एक्वायर किया है, या अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कुछ ठोस कदम उठाए कि नहीं कंपनीज को एक्वायर करने में करके। फिर उसके अलावा हम जानेंगे डीलेवरेजमेंट ऑफ टाटा स्टील। इसका मतलब होता है कंपनी ने जो कर्ज दिया अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन के लिए, या किसी बड़ी कंपनी को या छोटी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, जिससे उनके बिजनेस में मदद मिल सके, और फिर वो लोन को कंपनी चुका पा रही है कि नहीं वो देखेंगे, इसका ये मतलब होता है। उसके अलावा हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ टाटा स्टील, मतलब कि टाटा स्टील ऑन पेपर बैलेंस शीट में कितनी मजबूत है। और फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज से, जैसे कि आपकी हो गई वेदांता लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, हिंडाल्को, ये सारी अन्य कंपनियों के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। अब आते हैं हम पहले टॉपिक पे, जैसा है अपना बैकग्राउंड ऑफ टाटा स्टील। तो बैकग्राउंड ऑफ टाटा स्टील में तो हम ये जानेंगे कि टाटा स्टील, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है जिसका सेटअप हुआ था 1907 में। उसके अलावा टाटा स्टील ने एक ऐसा डोमेस्टिक टारगेट सेट किया स्टील मेकिंग के लिए कि वो अपनी कैपेसिटी जो है उनकी स्टील मेकिंग की, वो 30 मिलियन टन्स पर एनम का टारगेट अचीव करेगी 2025 तक। तो क्या कंपनी ने सिर्फ ये जोश जोश में बोल दिया कि क्या कंपनी इसको एक्चुअली में अचीव करेगी, और कंपनी ने इसको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, ये सब आपको पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड में। अब देखेंगे हम प्रोडक्ट्स ऑफ टाटा स्टील। तो अब टाटा स्टील क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है? तो टाटा स्टील बनाती है सबसे पहले तो आपका स्पेशल स्टील। स्पेशल स्टील में क्या क्या आता है? ये एक हाई एंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट होता है जिसमें आपकी फोर्जिंग्स हो गई, बेरिंग्स हो गई, फास्टनर्स हो गई, स्प्रिंग्स हो गई, ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने नाम बताया आपको, ये सारी ऑटोमोटिव सेक्टर में होती है, जैसे गाड़ियां बनाने में और इन सब चीजों में। और इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और इन सब में भी काम करती है। उसके अलावा टाटा स्टील स्पंज आयरन, डीआरआई मतलब डायरेक्ट रिड्यूस आयरन, ये यूज होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस हो गया, इंडक्शन फर्नेस हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो गया। तो ये सब इन सब चीजों में यूज होता है, और ये एक रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, ये एक सब्स्टिट्यूट है स्टील स्क्रैप का। और इसके अलावा कंपनी ने 90 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं FY21 में, और इनका FY22 में इंपोर्ट और एनरिचमेंट ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का टारगेट है जो है 5.4% ऑफ टोटल सेल्स, जो कि FY21 में सिर्फ 2.4% था। अब आते हैं टाटा स्टील के मार्केट पोजीशन पे। आज की तारीख में टाटा स्टील कहाँ स्टैंड करती है मार्केट में? तो जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है एलॉय वायर रॉड में, वो है 20%, फाइनेंशियल 21 में देखे तो, जो कि हो गया था, जो कि था 12% फाइनेंशियल ईयर 20 में। और ये जो सपोर्ट, मतलब ये जो इंक्रीज हुआ है इनके शेयर में, ये 2WA सेगमेंट की वजह से हुआ है, और ये एक ऑटोमोटिव सेगमेंट में भी काम आता है, और इसकी वजह से इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो है 15% तक बढ़ गया था फाइनेंशियल 21 में। और ये सारी उनकी लीडरशिप और उनकी पोजीशन की वजह से हुआ, जैसे रतन टाटा जी है, आज उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, उसी की वजह से ये सारे टारगेट्स अचीव हो पाए। और ये सीवी सेगमेंट में 38% का मार्केट शेयर रखती है। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 839,000 टन ऑफ डीआरआई, जैसे डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, जो हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, वो टारगेट अचीव किया, और 684,000 टन का क्रूड स्टील बनाया है, और 672,000 टन का रोड प्रोडक्ट्स बनाया है। अब देखते हैं कंपनी ने मार्केट एक्विजिशंस क्या क्या किए हैं। तो जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, टाटा स्टील का 2025 तक का जो टारगेट था, ठीक है,
क्या वो कंपनी अचीव कर पाएगी कि नहीं। तो ये सब हमको पता चलेगा इनके एक्विजिशंस के बारे में से। तो जैसे कंपनी ने उषा मार्टिन करके एक कंपनी है जो कि जमशेदपुर में है, उसको अक्वायर किया था। वो क्यों अक्वायर किया था? क्योंकि ये डेट फ्री, कैश फ्री और नील नेट वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे 2019 में कंपनी को मिल रही थी और इसका टोटल परचेज सेल वैल्यू है 4,500 करोड़ रुपए। इस एक्विजिशन की वजह से इनको स्पेशलिटी स्टील जैसे जो स्पंज आयरन और पावर प्रोड्यूसर होता है उसमें एंट्री मिली। और इसके अलावा कंपनी ने एक NINL कंपनी है जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, उसका 93.7% स्टेक अक्वायर किया था। क्यों? क्योंकि इनको स्टील मेकिंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करनी थी 1 मिलियन टन पर एनम से, और इस पूरे डील की वैल्यू थी 12,100 करोड़ रुपए। और इसके अलावा जो NINL कंपनी है उसके पास लैंड भी 2500 एकड़ का है और इनके पास आयरन रिजर्वोर्स भी 100 मिलियन टन तक के हैं। तो ये सब को देखते हुए कंपनी ने इतना बड़ा फैसला लिया और इस कंपनी को अक्वायर करने का डिसीजन लिया। इस कंपनी को इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल से के थ्रू खरीदा था टाटा स्टील के। अब देखते हैं डीलेवरेजमेंट ऑफ टाटा स्टील। अब टाटा स्टील ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट तो कर दिया, कंपनीज तो खरीदी, पर ये जो अमाउंट है जो लोन लिया था इन्होंने, क्या ये उस लोन को चुका पा रही है कि नहीं। तो टाटा स्टील ने जैसे 1325 करोड़ और 636 करोड़ का जो ग्रॉस डेट था उनका फाइनेंशियल ईयर 21 में और फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि उन्होंने पे कर दिया। और ये पे करने के बाद आज टाटा स्टील एक नेट डेट फ्री कंपनी है। बस इसमें जो NINL कंपनी को एक्वायर करने में जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए थे वो हटा दे तो कंपनी आज एक डेट फ्री कंपनी बन चुकी है और इसकी वजह से इनका जो कॉस्ट है वो 53% तक कम हो गया है। तो ये तो स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, कंपनी के लिए भी और स्टॉक प्राइस के लिए भी। अब देखते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ टाटा स्टील। अब फंडामेंटल जैसे मैंने आपको बताया, ऑन पेपर टाटा स्टील कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर इनका मार्केट कैप देखें हम, तो इनका मार्केट कैप है 130,740 करोड़ का, स्टॉक का पी है 3.36, स्टॉक का ROC है 31.36, सेल्स ग्रोथ है इतना। ये सब जो चीजें हैं हम वीडियो के एंड तक और डिटेल में समझेंगे। तो अब देखते हैं टाटा स्टील के रेवेन्यूज को। तो टाटा स्टील का जो रेवेन्यू था जो कि 138,399 करोड़ था, वो इंक्रीज होके 2019 से 2022 में हो गया है। और उसके अलावा इनकी जो नेट इनकम 13,434 करोड़ थी वो 2022 में आके हो गई है कि 40,153 करोड़। इतना मेजर जंप मतलब बहुत अच्छी बताता है कि टाटा स्टील की पोजीशन है बैलेंस शीट में भी और मार्केट में भी। इसके अलावा कंपनी अपने एसेट्स को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, जो कि 2019 में 232,773 करोड़ था, वो इंक्रीज हो गया 282,421 करोड़ हो गया है। और पर कंपनी अपने जो लाइबिलिटीज है उसको कम नहीं कर पाई, बल्कि वो थोड़ी छोटी मोटी इंक्रीज हो गई, पर कंपनी के पास काफी एसेट्स है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फिलहाल। इसके अलावा कंपनी ने अपना जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो मतलब अगर आज आप कंपनी के मालिक हो, ठीक है, तो साल के एंड में आपके पास कितना कैश, फ्री कैश बचा रहेगा, उसको बोलते हैं कैश फ्लो। तो टाटा स्टील के पास जो 2019 में 16,244 करोड़ था, वो अभी बढ़ के 2022 में 33,858.79 करोड़ हो चुका है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम, जैसे हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि अब हम टाटा स्टील को एंड में उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं टाटा स्टील के पीयर्स कौन कौन है आज के मार्केट में। तो सबसे पहला है वेदांता, फिर है JSW स्टील, फिर है जिंदल स्टील एंड पावर, फिर है हिंडाल्को। ये 4 मेजर कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनके साथ हम टाटा स्टील को कंपेयर करेंगे। और भी कई कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर डोमेन में काम करती है, पर ये है जायंट्स जो टाटा स्टील को टक्कर दे सकते हैं। तो इसलिए हम इनके साथ कंपेयर करेंगे उसको। तो अगर हम सबसे पहला रेशियो देखें, पीई रेशियो, तो अगर हम इसको पीई रेशियो के साथ कंपेयर करें बाकी सब कंपनीज के, तो टाटा स्टील किधर स्टैंड करती है। तो पीई रेशियो मतलब कि कंपनी की एक रुपए की अर्निंग पे आप कितना स्पेंड कर सकते हो एज एन इन्वेस्टर, उसको बोलते हैं पीई रेशियो। तो
देखते हैं टाटा स्टील का और बाकी सब कंपनीज का पी रेशियो क्या है। टाटा स्टील का पी रेशियो है 2.92। तो ये पी रेशियो जितना कम होता है उतना इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलता है। और वेदांता का है 5.09, हिंडाल्को का है 6.32, जिंदल स्टील का है 6.56, जेएसडब्ल्यू स्टील का है 6.8। अब देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये बताता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की इक्विटी को यूज करके कंपनी कितना मुनाफा जनरेट कर पा रही है। तो जितना ज्यादा आरओई उतना बेटर कंपनी। तो अभी टाटा स्टील का आरओई है 41.27%, मतलब ये काफी अच्छा आरओई है। फिर जेएसडब्ल्यू स्टील आती है दूसरे नंबर पे जिसका है 36.39%। फिर आती है वेदांता जिसका है 23.48%। फिर आती है जिंदल स्टील एंड पावर जिसका है 12.88% और फिर आती है हिंडाल्को जिसका 5.58% है। तो आप देख सकते हैं हिंडाल्को का 5.8% है जहां पे टाटा स्टील आरओई 41.27% जनरेट कर रही है। मतलब वो अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी को कितना अच्छा यूज करिए प्रॉफिट जनरेट करने में, ये बताता है। उसके अलावा अगर हम देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास जो मतलब टोटल कैश फ्लो है, टोटल कैपिटल है अवेलेबल, वो कैसे यूज करिए प्रॉफिट जनरेशन के लिए। तो इसमें अगर देखें तो वेदांता का है 29.40%, फिर है टाटा स्टील का 29.03%, फिर आती है आके जेएसडब्ल्यू स्टील जिसका है 24.99%, फिर आती है आपके जिंदल स्टील एंड पावर जिसका आरओसी है 19.7 और फिर आती है हिंडाल्को 16.3। तो मतलब वेदांता और टाटा स्टील में सिर्फ कुछ माइन्यूट पॉइंट्स का ही फर्क है। तो ये भी बताती है कि आरओसी ही भी कैसे मतलब जो कैपिटल है टोटल टाटा स्टील का वो कितना अच्छी से यूज कर रही है। फिर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है कि जैसे आज शेयर होल्डर्स का है तो पैसा होता ही है कंपनी के पास, बट उसके अलावा भी कंपनी को बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है अपना बिजनेस अपफ्रंट रनिंग करने में। और ये जो स्टील सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ये हाईली मतलब बहुत पैसा खाने वाला सेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हाईली कैश रिच सेक्टर भी बोलते हैं। तो उसमें कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ऑन पेपर बहुत दिखेगा, बट ये सिर्फ एक धोखा देने वाली भी चीज हो सकती है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखने के बाद आपको ये जैसे डीलेवरेजमेंट मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो सब भी आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी एक्चुअली में कितना डेट लेती है। नहीं तो ऑन पेपर आपको इन कंपनियों के डेट बहुत ही दिखेंगे। जैसे वेदांता का आपको डेट दिखेगा 29.4, टाटा स्टील का है 29.3, फिर है जेएसडब्ल्यू का डेट टू इक्विटी 24.99, फिर है जिंदल स्टील एंड पावर का डेट है 19.77, फिर आता है हिंडाल्को का जिसका है डेट टू इक्विटी 16.3। तो ये बहुत है डेट टू इक्विटी रेशियो देखने जाए तो। अगर बट उसके अलावा आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था तो वो सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो उसके सामने ये रेशियो कोई बड़ी बात नहीं रखती है इतनी। फिर अब आता है अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कि आज जो कंपनी इंटरेस्ट पे पैसा उठाती है बैंकों से या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से या किसी से भी, तो वो पैसा उठाने के बाद कंपनी उस पे कितना मतलब कितने गुना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। अगर कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट रेशियो रखती है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपना डेट अच्छी से और जल्दी क्लियर कर सकती है। तो अगर आप वेदांता का डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो वो है 7.87, वहां टाटा स्टील का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 10.2, फिर वही जिंदल स्टील लिमिटेड का है 6.99 और जिंदल स्टील पावर का है 6.13 और हिंडाल्को का है 6.07। तो इन सारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज के अगर कंपेयर करें हम तो सबसे अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है टाटा स्टील का। तो मतलब टाटा स्टील ने जो आज इतना उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो बता रहे हैं और उनका जो इतना जो उन्होंने लोन लिया हुआ है तो वो ऐसे अपना इंटरेस्ट चुका सकते हैं, मतलब वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट रेशियोज या कुछ और इम्पोर्टेंट फिगर्स, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है 1 साल का, फिर 5 साल का अगर हम देखें कंबाइंड तो वो कैसा है, फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे तो वो कितना है कंपनी का, और उनका 5 साल का नेट प्रॉफिट देखे तो वो कितना है। तो जैसे कि आप जेएसडब्ल्यू स्टील का देख सकते हो, मार्जिन है उनका 27.36, उनका 1 साल का रेवेन्यू ग्रोथ है 85.2, और अगर
ईयर्स का देखिए तो 21.7 ही है, पर ये 85.2 क्यों है इनका? बिकॉज पिछले एक साल में कमोडिटी की प्राइस बहुत बढ़ी थी, जिसकी वजह से उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वैसे ही टाटा स्टील का भी आप देखो रेवेन्यू तो 55.95 है, फिर उनका 5 ईयर्स का देखोगे तो वो वापस कम हो गया, एवरेज 16.87। इससे हम 5 ईयर्स को कंपेयर करते हैं ताकि हमको एक लॉन्गर पिक्चर समझ में आए कंपनीज की। फिर उसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन है टाटा स्टील का 16.31%, मतलब काफी अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन रखती है टाटा स्टील प्रोडक्शन में। और उनका 5 ईयर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे तो वो है 7.6, छोटा मोटा, छोटी मोटी तो नहीं बोल सकते हम इसको, काफी अच्छी गिरावट है इसमें, पर ठीक है। अगर आप बाकी सारी कंपनीज की भी देखेंगे तो नियर अबाउट सेम है, सिर्फ जिंदल स्टील की, जेएसडब्ल्यू स्टील की 9.36% है, जो थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये सारे हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ और ये सब हो गया। तो इसी पे हम अपना वीडियो एंड करेंगे और आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है टाटा स्टील आगे जाके अपना वो टारगेट अचीव कर पाएगी कि नहीं, और क्या टाटा स्टील बाकी सब कंपनीज को एक कॉम्पिटिटिव एज दे पाएगी कि नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता है और हम आपके सामने ऐसा ही अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। थैंक यू।